बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं भैया कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। और मुझे ना इस सवाल का जवाब देने में कोई परहेज़ नहीं है। मैं बता सकता हूँ लेकिन वो सच नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक गिर रही है, मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक गिर रही है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। और अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो उस बंदे से तुरंत दूर हो जाओ। क्योंकि अगर किसी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो ये बता सकता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी, तो मुझे ऐसा लगता है वो बंदा बहुत जल्दी मुकेश अंबानी और अडानी को पीछे छोड़ने वाला है। क्योंकि जिसके पास ये शक्ति है ना कि वो बॉटम आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे फिर ज़िंदगी में और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अंबानी और अडानी को खिलाएगा, उनके भी आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कोई बंदा मार्केट में तो है नहीं। ठीक है। और ऐसे सवाल पूछकर तुम अपनी अज्ञानता और फैलाते हो कि भैया कहाँ तक गिरेगी हमें बता दो। अभी मैं आज सुबह ही एक कमेंट पढ़ रहा था अपने यूट्यूब वीडियोस पे। तो एक बंदा बोलता कि भैया मैं 2.5 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मुझे बॉटम बता दो। देखो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है। अ, बेकार में उस बंदे के लोग टॉन्ट कर सकते हैं या उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो मजाक तो सिर्फ मैं अपना ही बनवाता हूँ और किसी और का मैं बनवाना पसंद नहीं करता। तो मैं नाम लिए बिना बोल रहा हूँ। तो वो बंदा मुझे बोलता कि भैया 2.5 लाख रुपए मेरे पास लमसम पड़े हैं, आप मुझे बॉटम बता दो, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तुम्हें पता है जो बात तुम बोल रहे हो कि मुझे बॉटम बता दो मैं वहाँ पे 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा, ऐसा अगर पॉसिबल होता बॉटम पता लगाना, तो फिर तो लोग अरबपति करोड़पति हो गए होते। और जिसको ये आता है बॉटम पता लगाना वो तो मुकेश अंबानी को खिला रहा होता, अपनी पार्टी में मुकेश अंबानी को नचवाता वो, जिसको ये पता होता कि बॉटम कहाँ पे आएगा। तो किसी को नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे चतुर लोग हैं जो पैसा लेकर तो बैठे हैं, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं बॉटम का। ठीक है। बॉटम किसी की पकड़ में ना आवे, ये बात ध्यान रखना। तुम पैसा लेकर बैठे हो, पैसा लेकर बैठे रह जाओगे, मार्केट एक दिन झटका मार के ऊपर निकल जाएगी और तुम पैसा लेके बैठे रह जाओगे। तो जैसे इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस स्थिति में हैं कि उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहते हैं एंटर करना, लेकिन कहाँ पर करें। तो इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। जैसे वो भाई साहब ने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया, बोलते मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, आप मुझे बॉटम बता दो, मैं लमसम डालना चाहता हूँ। तो भैया, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अपने 2.5 लाख रुपए को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दे, 25-25 हज़ार, और आज से एसआईपी शुरू कर दे। और जैसे ही मार्केट 300 200 300 पॉइंट नीचे गिरती है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 25 हज़ार और डाल दे। फिर 300 पॉइंट नीचे गिरती है, फिर 25 और डाल दे। ऐसे करते करते तेरे पास 10 टुकड़े हो गए ना। तो 300 पॉइंट गिर रही है तो 3,000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरने तक का तूने स्कोप बना रखा है। इससे क्या होगा, तू बॉटम के बहुत नज़दीक खरीद लेगा। क्योंकि यहाँ से निफ्टी 3,000 पॉइंट ही तो गिर सकती है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा भाई 23,500 है, यहाँ से 20,500 चली जाएगी। ठीक है। तो तू बॉटम के बहुत नज़दीक खरीद लेगा। ठीक है। और शायद तू बॉटम पकड़ भी ले। लेकिन जो तू इस वक्त करने की सोच रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, मैं सीधा बॉटम में डालूंगा, वो तू कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो तरीका यही है कि आप उससे चीज़ों को एवरेज आउट करो। भाई तू यहाँ से 23,500 से भी एवरेज करना शुरू करेगा अपने 2.5 लाख रुपए को 25-25 हज़ार डाल के, और मान ले वो 20,500 तक गई, 3,000 पॉइंट नीचे तक गई, तो भी तुझे 22,000 की एवरेज मिलेगी एनईवी। और 22,000 से फिर वो ऊपर जाएगी 27,000 28,000, जो एनालिस्ट का प्रोडिक्शन आ रखा है 2025 का। तो तेरा पैसा तो बन गया ना भाई। तेरे 2.5 लाख तो 22,000 रुपये के निफ्टी पे हो गए ना इन्वेस्ट। अगर ये वाली कंडीशन ठीक मान ली जाती है कि निफ्टी यहाँ से 3,000 पॉइंट गिरेगी और तेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, तो तू 25-25 को 10 टुकड़ों में बांट, तेरे को फिर भी एवरेज 22,000 रुपये, 22,000 निफ्टी की एनएवी मिल जाएगी। और क्या चाहिए भाई, 22,000 से तू 27,000, 6 महीने में हो गया, तेरा पैसा तो बन गया। तो इस तरीके के लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें बॉटम बताने वाले, बॉटम तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, भैया मैं तो हाई में ख़रीद लिया, मैं तो आपकी तरह था, आप तो मार्च से एंटर हुए थे, मैं तो एंटर ही मई जून में हुआ हूँ, जहाँ बिल्कुल पीक पे था और उसके बाद मार्केट गिर गया। आपका पोर्टफोलियो तो अभी भी पॉजिटिव में है, शायद अगले हफ्ते नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में खड़ा हुआ है, जिसको नहीं पता हो। तो मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 7,000 रुपये, 5 से 71 रुपये पॉजिटिव में खड़ा हुआ है।
इतने ही मार धाड़ के बाद भी। तो लेकिन सबका ऐसा नहीं है, कई लोग मुझसे भी बुरे फंसे हुए हैं, उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में है, 2 4 5%। जिनके शेयर्स का पोर्टफोलियो है वो सब तो पिटे ही हुए हैं, उनके पोर्टफोलियो तो 10 10 20 20 30 30% भी देखे हुए हैं मैंने, रेड में है, क्योंकि शेयर्स में वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। प्लस इंडिविजुअल लोगों के पास उतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती कि वो सही सही पे सही समय पे जंप आउट कर सकें और फिर सही समय पे एंटर इन कर सकें। प्लस मार्केट के जो धुरंधर हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बिग मनी, वो गेम इस तरीके इस वक्त ऐसी खेल रहे हैं, आप ध्यान देना। आम जनता यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो शेयर्स खरीदते हैं ना, उन शेयर्स की तो दम के धुनाई हो रही है। और आप देखना जो शेयर्स चढ़ रहे हैं ना, वो कोई खरीदता ही नहीं है। अब आप अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, अब आप गेम समझो क्या गेम चल रही है। अब गेनर्स की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे शेयर्स आपको दिखेंगे जो बहुत कम लोग खरीदते हैं। लेकिन आप कहोगे यार ये शेयर्स खरीदता कौन है, ये वाले शेयर्स। अब जैसे नेटवर्क 18 मीडिया, बहुत ज़्यादा लोग ये शेयर्स नहीं करते। टेक्नो इलेक्ट्रिक, बहुत ज़्यादा लोग ये शेयर्स नहीं खरीदते। बीएसएफ फिर भी खरीदते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस चलो खरीदते हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक, बहुत ज़्यादा लोग ये शेयर नहीं खरीदते। डाटा पैटर्न्स फिर भी थोड़ा बहुत है। गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ये थोड़ा पॉपुलर शेयर्स हैं। 5 स्टार बिजनेस। तो अधिकतर जो टॉप 10 में शेयर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो आजकल टॉप में जो चल रहे हैं, वो शेयर्स कोई खरीदता नहीं है, आम लोग नहीं खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं खरीदता, लेकिन जनरल पब्लिक कौन से शेयर खरीदती है? ठीक है, जनरल पब्लिक क्या खरीद रही है? सरकारी कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। और क्या खरीद रही है? डिफेंस के शेयर खरीद रही है। और क्या खरीद रही है? आईसीआईसीआई बैंक खरीद लिया, एचडीएफसी बैंक खरीद लिया, रिलायंस खरीद लिया। ये जितने भी टॉप के शेयर है ना, जिनमें हम लोग खेला करते हैं, आम लोग खेला करते हैं, उन सब की हो रखी है अच्छे से धुलाई। और जो शेयर चढ़ रहे हैं वो लोगों के पास होते नहीं। इस वजह से आप देखोगे कि इंडेक्स तो 10 11% गिरा है, लेकिन लोगों के शेयर्स के पोर्टफोलियो 30 30% रेड है। क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं भैया जब इंडेक्स 10% गिरा है तो मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो 20% 25% 30% क्यों डाउन है? इस वजह से डाउन है क्योंकि जो शेयर तेरे पास हैं वही तो आम जनता खरीदती है, उन्हीं शेयरों की तो पिटाई हो रही है। और जो शेयर आम जनता नहीं खरीदती, जिन पे बड़े फंड हाउसेस बिग मनी बैट करते हैं, वो ऊपर हैं तो उनकी वजह से इंडेक्स ऊपर है। इंडेक्स 10% ही गिरा है, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो 20 30% गिरा हुआ है। तो अब ध्यान से बैठ के सोचना कि हमारे पोर्टफोलियो कितने गिरे हुए हैं। तो अब मैंने आपको चीज़ रीज़न बता दिया। कई लोगों के दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि जब मार्केट 10% गिरी है तो मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो कितना गिरा। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरा होगा। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी अगर 10% गिरा होगा तो फिर तो आपके फंड मैनेजर बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी पॉजिटिव में है ना, लेकिन मार्केट तो आप देखेंगे काफ़ी नीचे है। फिर म्यूचुअल फंड में तो फिर ड्यूरेशन का भी खेल आ जाता है ना। जनरली जो शेयर होल्डिंग होती हैं वो तो लोगों की लास्ट 6 मंथ्स की ही लाइव चल रही होती हैं, तो लोग खरीदते बेचते रहते हैं 6 महीने के अंदर। तो उसमें तो लाइव मतलब समय का इतना खेल नहीं आता। लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिनके पुराने हो जाते हैं वो तो नेगेटिव में जा ही नहीं सकते यार। जिनके पुराने हो गए पोर्टफोलियो तो बहुत ऊपर होते हैं, वो तो अच्छे खासा 100% के प्रॉफिट में होते हैं, तो उनको तो नेगेटिव में। मतलब आप सोचो ना यार, जिसकी 2010 11 से बाइंग चल रही होगी उसकी एनएवी तो 2010 11 में तो क्या एनएवी रही होगी, क्या निफ्टी रहा होगा उस ज़माने में। जब देखो 2010 11 में कहाँ था निफ्टी, अगर इस चार्ट पे देखें तो 5,000 पे था। आज गिर के भी 23,500 पे। तो ये लोग तो नेगेटिव में नहीं आ सकते ना यार। हाँ, जिन्होंने नया शुरू किया है, इसी साल शुरू किया है, उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाएंगे। मेरा भी आने वाला है। जिन्होंने पिछले साल शुरू किया है एंड में, उनके भी शायद आ जाएंगे थोड़े दिन बाद जब और फॉल होगा। लेकिन जनरली जो शेयर पोर्टफोलियो होते हैं उसमें लोग इतना होल्ड नहीं करते, और शेयर्स पोर्टफोलियो तो लाइव चलते रहते हैं, तो बाइंग सेलिंग उसमें चलती रहती है। तो वो एक रीज़न है कि जनरली आप देखोगे कि शेयर्स पोर्टफोलियो 20 20 30 30% डाउन है, जबकि इंडेक्स सिर्फ 10% डाउन है। तो काफ़ी लोग घबरा रखे हैं इस वक्त और पूछते रहते हैं भैया पोर्टफोलियो तो डाउन हो गया है और अब बहुत डाउन हो जाएगा, मार्केट गिरने वाली है, कहाँ तक गिरेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ कि ये वाला जो मेरा पोर्टफोलियो है, ये मार्च 2024 से मैंने शुरू किया है। इससे पहले मैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक फंड मैनेजमेंट के जो पहले बांटा नहीं करते थे ट्रेडिशनल तरीके से, उसके थ्रू इन्वेस्ट किया करता था। और मेरी जॉब लगी थी 2008 में। और आप देखोगे मैं 2008 में ही मैंने एसआईपी करनी शुरू कर दी थी। तो आपकी कितनी बुरी किस्मत हो सकती है, आप इससे देखो कि
8 के आसपास मैंने एसआईपी करनी शुरू करी थी, और एसआईपी इन द सेंस मैंने थोड़ा सा लमसम उस ज़माने के हिसाब से उस समय कर दिया था जब मार्केट पीक पे थी, 2008 जनवरी के आसपास। यहाँ पे बिल्कुल मुझे याद है, 1-2 जनवरी का दिन था तब। तब मैंने यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट किया था। तो उसके बाद देखो मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिरी थी। ये आया था लेमन ब्रदर का क्रैश आया था उसके बाद। और तब मैं नया नया था, मेरे पास इतने पैसे तो होते नहीं थे। तो मैंने थोड़ा सा लमसम करके एक एक 1.25 लाख यहाँ डाला था, और थोड़ी सी एसआईपी शुरू करी थी। और मार्केट एकदम क्रैश हुई थी, लेमन ब्रदर का क्रैश हुआ था, मार्केट 6200 निफ्टी था देखो। और यहाँ से गिरता हुआ मार्केट सीधा 2800 के लेवल पे, 2800 2600 निफ्टी ले पहुँच गया था। और ये एक झटके में हुआ था, ये खेल संभलने का मौका भी नहीं मिला था ज़्यादा, बस गिरता चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई मार्केट। थोड़ा सा रिकवर होती थी, फिर गिरती थी, थोड़ा सा रिकवर होती थी, फिर गिरती थी, और गिरते गिरते पूरा 2800 पे चली गई। एक साल के अंदर ये सारा खेल हो गया था। इसके बीच में रिकवर भी करती थी, तो उसमें और ट्रैप होते चले गए लोग, और वो ले जाके पूरा 2600 2500 जाके निफ्टी पे जाके टिक गई। यहाँ पर तब तो मैं नया नहीं था, तो मैं घबरा गया, और मैंने भी एसआईपी बंद कर दी थी उस वक्त घबरा के। हालांकि जो मेरा पैसा पड़ा हुआ था मेरे म्यूचुअल फंड्स में, वो मैंने पड़े रहने दिया, लेकिन मैंने घबरा कर एसआईपी बंद कर दी। मुझे लगा भैया ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। और तब तो मेरी जॉब शुरू ही हुई थी, बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास उस वक्त होते भी नहीं थे, मैं हार्डली 400-500 रुपये की एसआईपी किया करता था। फिर मेरी किस्मत भी मुझे पता चल गया ख़राब है, मेरे से बुरी किस्मत किसी की हो नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि सबसे बुरी किस्मत होने के बाद भी मैंने पैसा बनाया। देखो यहाँ पे मैं टॉप में एंटर हुआ, फिर क्रैश हुआ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे एंटर हुआ, थोड़ा मेरे को जोश चढ़ गया, थोड़ा मैंने इधर उधर से पूछा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं दोबारा एंटर हुआ था, यहाँ इस लेवल के आसपास 2010-11 के एंड में, और 11 की शुरुआत में। और मैं जब दोबारा मैंने एस आई पी करनी शुरू की, मेरे करते फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट नीचे चली गई, और नीचे चली गई, और नीचे चली गई। आप देखोगे यहाँ पे मैं, यहाँ करीब मैं एंटर हुआ था, और यहाँ से मार्केट 10-12% दोबारा करेक्ट हुई। तो लेकिन इस बार मैंने पिछली वाली जो गलती थी वो नहीं करी, मैंने इस बार एसआईपी बंद नहीं करी, मैं चलाता रहा। और उसके बाद जो मेरा पुराना भी पड़ा हुआ था, और जो नई एसआईपी चल रही थी, दोनों मिलकर लॉस में गई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रिकवर करनी हुई, शुरू हुई। और फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक बुल रन टाइप आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई 2014-15 में। फिर एक स्टेबल ईयर आया। तो आप देखो म्यूचुअल फंड जर्नी में ना, बीच बीच में स्टेबल ईयर्स भी आते हैं, जब रिटर्न जो होता है नेगेटिव भी आता है, ईयरली रिटर्न नेगेटिव आता है। ठीक है, तब हो सकता है कि 2025 वैसा साल भी हो जब आपके बहुत ज़्यादा रिटर्न ना बने, या फिर ज़ीरो रिटर्न भी बने। तो उससे घबराना नहीं है। अब ये देखो यहाँ से 2015 में आप देखोगे मार्केट फिर गिरनी शुरू हुई, और अच्छी खासी गिरी है, तो कोई खास रिटर्न बने नहीं है एक साल में, आप देख लो। लेकिन फिर जब मार्केट चली तो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ गई, और आपका पैसा बनने लगे। तो जब ये लोअर फेस आते हैं ना, एक्चुअली में वेल्थ यहीं क्रिएट होती है। आज लोग भाग रहे हैं, आज लोग डर रहे हैं कि भैया क्या होगा, हम क्या करेंगे। एक्चुअली में वेल्थ जो क्रिएट होती है ना, दोबारा सुन लो, एक्चुअली में जो वेल्थ क्रिएट होती है इसी समय पे होती है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है। और होता क्या है, 99% लोग इसी समय में जंप करके भाग जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या जंप आउट करके भागना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर कोविड वाला फॉल आया, वो तो आया नहीं था खैर। और उसके बाद फिर मार्केट एक ज़बरदस्त बुल रन में चली गई। और वो ज़बरदस्त बुल रन जो पिछले 3-4 साल का था, अब जाकर ख़त्म हो गया है। और अब मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन फेस में चली गई है। तो मैं आपको अपनी जर्नी, निफ्टी की जर्नी भी दिखा रहा हूँ, अपनी जर्नी भी दिखा रहा हूँ, और आपको समझा रहा हूँ कि जब मार्केट नेगेटिव फेस में जाएगी तो एक्चुअली में वेल्थ तभी क्रिएट होगी। अब मान लो ये मार्केट नेगेटिव फेस में जाती है, और 1-1.5 साल 2 साल, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 6 महीने में भी रिकवर कर जाए, या 2 साल भी लग जाए, वो अलग चीज़ है। तो इस वक्त होगा क्या, आप पैसा डालते रहोगे, ठीक है, लेकिन आपके रिटर्न नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आप पैसा डाल रहे हो, आपके रिटर्न नहीं बन रहे। आपने अपना पोर्टफोलियो खोला, आपकी वाइफ ने या आपके मम्मी पापा ने देख लिया, वो कहेंगे, अब आपकी वाइफ मन में सोचेगी कि मेरा पति तो बेवकूफ़ है। आपके मम्मी पापा सोचेंगे हमारा बेटा तो पहले भी नालायक था, आज भी नालायक है, इससे कुछ नहीं हो रहा। आप दोस्तों के बीच बैठे होगे, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे कहाँ इन्वेस्ट कर दिया तूने। आप ऑफिस में अपने कलीग से बीच बैठे होगे, वहाँ आप अपने पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो वो आपको अलग सलाह देंगे, तू कहाँ घुस गया है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। अब आपको अपने अंतर्मन से भी लड़ाई लड़नी है, शेयर मार्केट से भी लड़ाई लड़नी है, और इन सब लोगों से भी
जो जाने अनजाने आपका पोर्टफोलियो देखेंगे। तो इन सब से भी आपको एक लड़ाई लड़नी होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा, वाइफ, इनको पोर्टफोलियो कभी दिखाता ही नहीं। ठीक है, मैं आपको साफ सी बात बता रहा हूँ, इनको समझ ही नहीं है, ना मेरी वाइफ को ना मेरे मम्मी पापा को। तो जिन्हें समझ ही नहीं है उन्हें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दोस्त और कलीग से आप छुपा कर भी रख सकते हो। ठीक है, मत बताओ उन्हें कि तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो उनसे हाइड करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कलीग्स और दोस्तों को तो मैं बहुत ज़्यादा बताता नहीं, कुछ एक आध दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे का पता है, बट उन्हीं दोस्तों से शेयर करो जो खुद भी इन्वेस्ट करते हो। जो इन्वेस्ट नहीं करते उन दोस्तों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी जर्नी को समझेंगे ही नहीं। तो उन दोस्तों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो और मैं एक ही नाव में सवार हैं। तो मैं डूबूंगा वो भी डूब रहे हैं, मैं उठूंगा वो भी उठ रहे हैं। तो वो आपकी जर्नी को समझ सकेंगे, आपके पेन को समझ सकेंगे। ऑफिस कलीग्स जनरली मत ही बताओ, ऑफिस में तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शेयर मार्केट से लड़ाई है, दूसरी अंतर्मन से लड़ाई है, तीसरी आपके क्लोज जो लोग हैं इनसे लड़ाई है। अब ये तीनों लड़ाइयाँ चलने वाली हैं 2025 में भी और 26 में भी। मेरा ये मानना है 25 में तो चलने वाली है, 26 का मैं नहीं बोलूँगा, बहुत दूर की चीज़ हो गई। 25 में ये लड़ाई चलने वाली है, शेयर मार्केट से, अंतर्मन से, और ये जो अपने रिश्ते नातेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, इनसे। तो भैया, अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए, तुम वेल्थ क्रिएट करोगे। तुम 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना एसआईपी करते हो, करते रहो। मैनुअल एसआईपी करते हो, करते रहो। बीच में फॉल आते हैं, थोड़ा लमसम डालते हो, डालते रहो। क्योंकि ये जो बीच बीच में लमसम डालते हो ना, ये आपका अल्फ़ा जनरेट करके देंगे। मार्केट को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, किसी से भी ये सवाल पूछ के अपनी बेइज्जती मत करवाया करो कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। भैया बता दो, मैं लमसम लेके बैठा हूँ, मैं डाल दूंगा। जो तुम्हें बता रहा है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ। ठीक है, और ऐसे लोगों से बात करो जो आपको लाइव पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, प्लस एटलीस्ट वो झूठ नहीं बोल सकते यार। ठीक है, मैं ये मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से कनेक्ट रहो जो आपको लाइव पोर्टफोलियो दिखा रहे हो और जिन्होंने पैसा पहले भी बनाया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि जो लाइव दिखा रहा है आपको पता तो चल जाएगा वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपको पता तो चल जाएगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में इसने हमें गलत सलाह दी लेकिन खुद भी डूब गया। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग बहुत खतरनाक है दोस्तों, जो खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे इन्वेस्ट, लेकिन आपका पैसा डुबवाए जा रहे हैं कि भैया तू इधर लगा दे, तू उधर लगा दे, तू थीमेटिक फंड में लगा दे, तू इस वाले सेक्टर में लगा दे। मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। आपको किसी थीमेटिक, किसी सेक्टर, किसी पीएसयू, किसी बैंकिंग फंड में पैसा नहीं लगाना है। तीन कैटेगरी पकड़ के चलनी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बस। यंग हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सिर्फ स्मॉल कैप में घुस जाना, स्मॉल कैप और मिड कैप में। ठीक है, थोड़ा एजिड हो गए हो, मेरी जैसे 40 के आसपास पहुंच गए हो, तो थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप रखना। 60 के आसपास पहुंच गए हो, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहना, सिर्फ लार्ज कैप में रखना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, और स्टे इन्वेस्टेड। आज के लिए बस इतना ही, भाषण थोड़ा ज़्यादा हो गया। धन्यवाद, गुड बाय।